नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर और आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जून 2025 यह जो एग्ज़ाम है उसमें से आज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की चर्चा हम करेंगे। उसमें से हाइलाइटेड पॉइंट्स जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसकी चर्चा या उसकी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कल ही पब्लिश हो गया है और उसके बाद आज हम उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट दिए हुए हैं। कल भी इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख लिए, लेकिन कुछ हाइलाइटेड पॉइंट आज हम उसके डिस्कस करेंगे। देखिए, कल 16 अप्रैल को 2025 में ये डेट शुरू हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं और 8 मई यानी 8 मई तक आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वह आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1150, EWS जनरल OBC NCL के लिए 600 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनके लिए 350 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये जो आपके फॉर्म, जैसे 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको यह 2 दिन उन्होंने दिए हैं, उसमें आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन होगी तो आप उसमें वो 9 मई और 10 मई 2025 में 2 दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं, रात के 11:59 तक। ये 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की डेट भी उन्होंने दी है और वह एग्ज़ामिनेशन डेट है 21 जून 2025 से 30 जून 2025 तक। तो कुल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन होगा। उसमें आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा और 1 पेपर और 2 पेपर, कुल पेपर 2 होंगे। पहला जो पेपर होगा वो सबके लिए जनरल पेपर होगा और पेपर 2 नंबर का पेपर जो है वह आपके सब्जेक्ट का होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे मराठी है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पेपर 2 होगा। उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद ये जो जानकारी है, अगली जो जानकारी है वह क्या है हम देखेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो द एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। तो एलिजिबिलिटी में जैसे आपको फॉर्म अगर भरना है तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 उसमें से एक कैटेगरी चुन के आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे पहले कैटेगरी में आप JRF भी मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे और PhD का एडमिशन भी वहाँ हो सकता है। कैटेगरी 2 में आपको JRF नहीं मिलेगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी 3 में एडमिशन टू PhD ओनली, मतलब इसमें आप JRF का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको PhD का एडमिशन होगा। तो आपके हिसाब से जो आपको यूज़फुल है वही कैटेगरी का चुनाव आपको करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे हम। यहाँ पे जो हाइलाइटेड इम्पोर्टेंट बातें हैं वही हम देख रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम होने वाली है जून 2025 में, उसका जो द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और वह कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ CBT आपको करना पड़ेगा।
तो आपका ऑनलाइन मोड होगा, ये ध्यान में रखेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स होंगे और कुल मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। दूसरा जो पेपर आपके सब्जेक्ट का पेपर है, वह पेपर आपको उस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल टोटल मार्क्स आपको रहेंगे 200। मतलब हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स आपको रखे जाएंगे और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। आपको ऑप्शन वहाँ पे क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी, कंपलसरी। आपको हर प्रश्न का जवाब वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखेंगे आगे, यह देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो नेट का एग्जाम होता है, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। कभी कभी ऐसा होता है कोई पूछता है कि मराठी का पेपर भी हिंदी में होगा, तो बिल्कुल वैसे नहीं होगा। एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स मतलब लैंग्वेज पेपर्स को छोड़ के आपके बाकी जो पेपर होंगे, चाहे सोशल साइंस होंगे, साइंस होंगे या जो मल्टीडिसिप्लिनरी जैसे लाइब्रेरी साइंस होगा, तो उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मराठी का पेपर है वो मराठी में होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। तो यहाँ पे यह ध्यान में आप रखेंगे, अगर मराठी का पेपर आप दे रहे हैं तो मराठी का पेपर मराठी में ही होगा। और बाकी के जो पेपर है वही हिंदी और इंग्लिश। यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस अलाउ नहीं है, बस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलाउ है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें देखिए जैसे हमने पहले भी चर्चा की, मार्किंग स्कीम में ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो हर प्रश्न को आपको 2 मार्क्स रखे हुए हैं। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब तक तो फॉर्चुनेटली यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग आया नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। जो हर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप प्रश्न का जो आंसर है वह क्लिक करते जाइए, बिकॉज वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कुछ लॉस नहीं होगा। तो एवरी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड बाय यू। आगे देखेंगे हम इम्पोर्टेंट बातें जो है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वह हम देख रहे हैं। तो इसमें ये जो बाकी की जो बातें हैं वह आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मतलब समझ में आएंगी बातें। अभी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ठीक से फिलअप करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वह भी आपको पढ़ना है। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जब आप कोई भी मतलब जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़कर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर कैंडिडेट को नहीं पता होता है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो आप जैसे अपीयर हो जाएंगे, बाद में आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वह किस प्रकार से होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, यह सारी बातें ये प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का इन्होंने दिया है। द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो आप एग्जामिनेशन हो जाने के बाद जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा तो उसमें जो स्टेप्स वो फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं और उसका अर्थ क्या है, यह हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट स्टेप 1 दिया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% of the candidates appeared in NET in both papers on the basis of master's degree or equivalent examination। ये देखिए, ये
अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जिस विषय में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विषय के जो भी छात्र यहाँ अपीयर होने वाले हैं उसमें जो छात्र बोथ द सब्जेक्ट में, मतलब जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है उसमें जो अपीयर हो जाएंगे वो सारे कैंडिडेट जो है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन नेट बोथ द पेपर्स। मतलब पहले तो यहाँ स्टेप 1 में जो अपीयर हो गए हैं उसमें से 6% क्वालिफाई होंगे, ये लिखा है। अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इन चारों का विचार करके आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो ये स्टेप 1 हो गई। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी है वह पॉलिसी के अनुसार वो रिजर्वेशन का जो स्लॉट है वह तय किया जाएगा। यह स्टेप नंबर 2 है। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स and secured at least 40% aggregate marks in both the papers taken together for general and देखिए यहाँ पे EWS category candidates and at least 35% aggregate marks in both the papers taken together for all candidates belonging to the reserved categories, that is SC, ST, OBC, belonging to non-creamy layer, PWD and third gender। मतलब इनका कहना ये है कि जो भी कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी में है और वह अपीयर हो गया है तो उसमें से जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में एलिजिबल हो गए हैं, और वह एलिजिबल कब हो जाएंगे, जब 40% मार्क वो सिक्योर करेंगे तब हो जाएंगे। ओके, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जैसे SC, ST, OBC, PWD, थर्ड जेंडर, इन्होंने दोनों पेपर में एग्रीगेट 35% मिनिमम मार्क्स लिए हैं तो उनमें से 6% जो है वह क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको ये जान लेना चाहिए कि जो भी क्वालिफाइड होने वाला है वो मिनिमम 35% रिजर्वेशन कैटेगरी और मिनिमम 40% फॉर जनरल कैटेगरी, मिनिमम उतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, तभी अब आगे जाकर आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। स्टेप 4 उन्होंने दिया है, देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी इलस्ट्रेटेड बिलो। तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होगा वह नीचे एक मेथड उन्होंने दिया है, उस मेथड के अनुसार होने वाला है। अब मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेथड क्या है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट SC कैटेगरी। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने लिखा है कि जो इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन्होंने नेट की एग्ज़ाम दी है, ओके, और वह शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में आता है, वह क्वालिफाई कैसे होगा, इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी, और यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है, एक स्टार यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वो स्टार क्या है, वो स्टार का मीनिंग क्या है,
तो उन्होंने नीचे यहाँ पे दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये स्टार, ये यहाँ पे उसका अर्थ दिया हुआ है। ये क्या है? अपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब ये जो मास्टर्स डिग्री जिनका कंप्लीट हुआ है और इक्विवेलेंट एग्जाम जिनका कंप्लीट हुआ है, ऐसे सारे कैंडिडेट जो नेट का फॉर्म भर के अपीयर होने वाले हैं या हो गए हैं, वह सारे उनका जो है वह नंबर ऑफ कैंडिडेट में उनकी गिनती हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे वही लिखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जो भी एग्जाम को बैठा है वह सारे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी, और वो एससी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट who secured at least 35% aggregate marks in both the papers taken together in economics। मान लो इकोनॉमिक्स के शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के सारे बच्चे जो 35% एग्रीगेट मार्क्स लेकर आगे आ गए हैं, वह उनका एक नंबर हम यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे इनटू, मतलब ये मल्टीप्लाई है टोटल स्लॉट्स डिराइव्ड फॉर एससी कैटेगरी एज पर स्टेप 2। जो स्टेप 2 हमने देखा है उसमें उन्होंने स्लॉट्स डिराइव किए हैं, तय किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी और ऑल द सब्जेक्ट हु सिक्योर एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। मतलब मान लो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं जो 35% मार्क्स लेकर वह एलिजिबल हो गए हैं इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट में जो कि एससी कैटेगरी के हैं, ऐसे मान लेते। इनटू, ये जो इनटू है ना ये, तो यहाँ पे इनटू 50 स्लॉट है, ऐसे हम हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, ठीक है, 50 स्लॉट है। और पूरे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी और ऑल सब्जेक्ट्स में मान लो 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स इस केस में इकोनॉमिक्स में एससी कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यह जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, यह इस फॉर्मूला को यूज करके ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट का चयन होता है। तो यही दिया है उन्होंने यहाँ पे, देखिए सॉरी, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाया है वही उन्होंने लिखा है यहाँ पे, द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 2 पेपर्स करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स अराइव्ड एट शैल डिटरमाइन द क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स फॉर द एससी कैटेगरी। सिमिलरली यार्डस्टिक शैल बी एम्प्लॉयड फॉर डिराइविंग द सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ्स फॉर ऑल कैटेगरी। स्टेप 5 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल for awarding GRF is allocated among different categories as per the reservation policy of Government of India। तो यहाँ जो एससी कैटेगरी का जो परसेंटेज वाइज कोटा जो है, वह जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की होगी उस हिसाब से वो स्लॉट को अलॉट करेंगे। तो यह फॉर एग्जांपल लेके कभी कभी ऐसे होता है ना, हम नेट की एग्ज़ाम अपीयर होने वाले हैं लेकिन वह क्वालिफाई कैसे होते हैं यह समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझे कि आप कैसे क्वालिफाई होने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये जो लास्ट पॉइंट है वह ये है, देयर शैल बी नो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट। तो जो भी आपका रिजल्ट लगेगा वह रिजल्ट उसको रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते, ना कि रीचेकिंग कर सकते हैं। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन, मतलब उसका पत्र व्यवहार भी कुछ नहीं हो सकता, उसका आपको कम्युनिकेशन भी नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यूजीसी नेट जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे जेआरएफ हो, चाहे जेआर एग्ज़ाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एग्ज़ाम फॉर पीएचडी एडमिशन हो, उस एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।